देखो जी, हमारा टॉपिक जो है आज का, मैनेजमेंट एज ए साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। मतलब मैनेजमेंट को जो है हम साइंस से कंपैरिजन करेंगे, आर्ट से कंपैरिजन करेंगे और प्रोफेशन से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, ये देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है या नहीं है, मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं है। ठीक है ना। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट एज अ साइंस। ठीक है जी। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस के अंदर देखो कंपैरिजन करने का तरीका क्या है। आपने करना क्या है कि पहले साइंस के बारे में आपने क्या करना है कि कोई 3 टॉपिक जो है वो पढ़ लेने हैं, साइंस के फीचर्स। उन 3 फीचर्स को मैंने मैनेजमेंट से कंपैरिजन कर देना है। समझ में आई बात? ठीक है। अगर वो फीचर कंपेयर हो जाते हैं तो आपका मैनेजमेंट जो है वो साइंस हो जाएगा, नहीं हो पाते तो नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात? तो हम लोगों ने तो प्रूफ ही करना है ना कि हाँ जी है, ऐसा होता है। ठीक है। तो देखो जी, पहला पॉइंट तो है कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। समझो जरा, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर क्या है कि जो साइंस होती है इसका एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। ठीक है। पहले से वेल डिफाइंड एजुकेशन करिकुलम होता है, मतलब आपका एक सिलेबस होता है साइंस का स्टार्टिंग से कि किस तरीके से क्या क्या बच्चों को कौन से लेवल पे क्या पढ़ाया जाना है। समझ में आई बात? ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। विज्ञान के लिए क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान समूह का होना आवश्यक है। प्रबंध एक विशिष्ट ज्ञान समूह है क्योंकि इसके अपने सिद्धांत हैं जो कि प्रबंध के विशेषज्ञों कई तर्कों को शोध कार्यों के बाद विकसित हुए हैं। जरा देखिए जी, कह रहा है कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो जैसे साइंस के अंदर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है कि थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। ठीक है। और वो क्या बोलते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद बनाई गई है जो एजुकेशन जो इसका जो करिकुलम डिसाइड हुआ है। ठीक है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, उन एक्सपेरिमेंट के बाद जो है इनको बनाया गया। सेम इसी तरीके से मैनेजमेंट के अंदर भी जो है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। जैसे आप 11th क्लास में पहले मैनेजमेंट पढ़ते हो, 11th क्लास में नहीं 12th क्लास में मैनेजमेंट पढ़ते हो। ठीक है। फिर कॉलेज में पढ़ते हो, फिर उसके बाद जो है MBA कराई जाती है आपको। ठीक है। तो ये क्या है कि आपका यहाँ पर भी जो है मैनेजमेंट की जो है एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो साइंस के एक क्वालिटी जो है वो मैनेजमेंट की क्वालिटी से मैच हो रहा है। ठीक है। अगली क्वालिटी देखो क्या है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, जो साइंस होती है ना उसके अंदर जो प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, सिद्धांत बनाए जाते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद बनाए जाते हैं। बहुत बार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ठीक है, बार बार किए जाते हैं हर सिचुएशन में, और उसके बाद बताया जाता है कि हाँ जी ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है और ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है। जैसे साइंस कहती है कि एप्पल को अगर ऊपर फेंको तो वो नीचे आता है। तो न्यूटन ने कितने बार इसके ऊपर आविष्कार किए होंगे, कितने बार इसके ऊपर रिसर्च किए होंगे, और आगे के कई साइंटिस्टों ने इसके ऊपर रिसर्च किया होगा, तब जाकर के सिद्धांत दिया गया कि भाई एप्पल जब अगर ऊपर फेंका जाता है या ऊपर से नीचे गिरता है तो इसके पीछे रीजन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। समझ में आई बात? सेम यही वाला पॉइंट अगर आप मैनेजमेंट के अंदर देखते हो, मैनेजमेंट के अंदर यही वाला पॉइंट देखते हो, तो मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल होते हैं। आपके नेक्स्ट चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे हम लोग। तो वो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से बनते हैं, बहुत लंबे टाइम तक जो मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने मैनेज किया, फैक्ट्रियों में काम किया। ठीक है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में फैक्ट्री लोगों को मैनेज किया, तो वहाँ पर उन्होंने फील किया कि भाई ये सिद्धांत होने चाहिए। जैसे एक सिद्धांत मैं आपको बताता हूँ कि डिवीजन ऑफ वर्क एक सिद्धांत है। ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर काम लोगों में बांट देते हो तो काम जो है आसानी से होने लग जाता है। ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास कोई काम है और मैंने 3 लोगों में बांट दिया तो वो 3 लोगों में काम जो है आसानी से वो अपना अपना काम करने लग जाएंगे और उससे क्या काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है। ये एक चीज़ बार बार ये चीज़ की गई और करने से पता चला कि हाँ ये हर बार ये जो चीज़ जो है वो फ़ायदा देती है अगर हम काम को बांट करके काम करते हैं। तो क्या किया गया, उसका सिद्धांत बना दिया गया। समझ में आई बात? मतलब कहने का है कि साइंस में भी जो साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट होते हैं, और मैनेजमेंट के भी जो प्रिंसिपल होते हैं वो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट होते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका यूनिवर्सल वैलिडिटी।
ठीक है, यूनिवर्सल वैलिडिटी। वैज्ञानिक सिद्धांत सत्य पर आधारित होते हैं तथा उन्हें हर परिस्थिति एवं हर समय लागू किया जा सकता है, अतः इनका सार्वभौमिक उपयोग संभव है। प्रबंध के क्षेत्र, जैसे कि जो यूनिवर्सल वैलिडिटी के अंदर क्या होता है कि इसके जो साइंस के जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हर एक कंडीशन में जो है एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, अगर ग्रेविटेशन वर्क कर रहा है तो वर्क करेगा। ठीक है, स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है, साइंस के फॉर्मूले एक तरीके से। ठीक है, तो जितने भी चीज़ें साइंस की चीज़ें वो हर कंडीशन में, चाहे अब जैसे बात करें, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे सॉल्ट होता है, सोडियम और क्लोरीन को मिला करके NaCl जो है आपका सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो चाहे आप इंडिया में मिला लो, चाहे रात में मिला लो, चाहे दिन में मिला, चाहे पानी मिला लो, चाहे कहीं भी दुनिया की किसी भी जगह पर चले जाओ। ठीक है, या फिर एक एग्जांपल ले लो कि जो आपका वाटर होता है, वाटर का कॉम्पोजिशन क्या होता है, H2O। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलता है तो क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, जहाँ पर कभी पानी उठाओगे, हर जगह का कॉम्पोजिशन सेम ही होगा। तो मतलब कहने का यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। सेम इसी तरीके से मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं, इनकी भी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। किस तरीके से, अगर जैसे मैंने आपको डिवीजन ऑफ वर्क का एग्जांपल दिया, ये डिवीजन ऑफ वर्क को आप किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में लगाओ, वहाँ पर आपके लिए ये एप्लीकेबल हो जाएंगे और ये आपको बेनिफिट कराएंगे। समझ में आई बात, किसी भी तरीके के, और इवन आप अपनी डेली लाइफ में भी अगर इनको फॉलो कर लेते हो तब भी आपको फ़ायदा ही देंगे ये। ठीक है ना, मतलब एप्लीकेबल हो जाते हैं। समझ में आई बात। तो इन 3 पॉइंट्स के बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एक साइंस है। आई बात समझ में। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि डिफाइन मैनेजमेंट एज अ साइंस, क्या करोगे, 3 पॉइंट एक्सप्लेन करोगे और हर तीनों पॉइंट में ये लिखोगे कि यहाँ पे इसकी ये खासियत होती है और यही खासियत मैनेजमेंट में भी पाई जाती है। और मैनेजमेंट के बिहाफ पे लिखना भी, जैसे मैंने समझाया ना कि मैनेजमेंट में इस तरीके से पाई जाती है। ठीक है, उस तरीके से तो आपका, इसलिए जो है मैनेजमेंट हमारा जो है एक तरीके की साइंस होती है। क्लियर हो गया, मैनेजमेंट एज अ साइंस। कंक्लूजन पढ़ लेते हैं एक बार। कंक्लूजन ये कहता है कि आप मैनेजमेंट को साइंस कह तो सकते हो, पर परफेक्ट साइंस नहीं कह सकते कभी भी, सॉफ्ट साइंस कह सकते हो। ठीक है, या इन एग्जैक्ट साइंस कह सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो साइंस होता है उसके जो प्रिंसिपल होते हैं वो एकदम कठोर सत्य हैं, उनको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, चाहे तुम ग्रेविटेशन की बात करो, चाहे किसी फॉर्मूले की बात करो, चाहे किसी मॉलिक्यूल के कॉम्पोजिशन की बात कर लो। जबकि मैनेजमेंट के जो सिद्धांत होते हैं वो आप अपनी तरफ से थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, वो आप अपनी तरफ से बदल के भी लगा सकते हो। समझ में आया। तो साइंस तो है पर प्योर साइंस नहीं है। ठीक है, परफेक्ट साइंस नहीं है। क्लियर हो गया कंक्लूजन। ठीक है जी, जब भी अगर आपको लिखने के लिए आएगा ना तो कंक्लूजन जरूर लिखना, 3 पॉइंट लिखने के बाद कंक्लूजन जरूर लिखना। अगला आ जाता है मैनेजमेंट एज अ आर्ट। क्लियर हो गया, मैनेजमेंट एज साइंस। देखो जी, अगला पॉइंट आपका मैनेजमेंट एज अ आर्ट। हम अब क्या करेंगे, मैनेजमेंट को आर्ट से कंपैरिजन करेंगे। तो हम लोगों ने क्या करना है, सेम वही तरीका है। आर्ट की 3 क्वालिटीज़ को हम लोग क्या करेंगे, मैनेजमेंट की क्वालिटीज़ से मैच करेंगे या सर्च करेंगे कि मैनेजमेंट में वो क्वालिटी पाई जाती है या नहीं पाई जाती। ठीक है जी, तो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका एक्सटेंशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज, मैं सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लिख देता हूँ। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, यहाँ पर जो है थ्योरेटिकल नॉलेज पाई जाती है। मतलब कहने का है कि आर्ट के अंदर ना कोई थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। जैसे कोई पेंटर है, आप पेंटिंग का काम करना चाहते हो, स्कल्पचर का काम करना चाहते हो, मूर्ति बनाना। ठीक है, या फिर किसी भी तरीके का आर्ट सीखना चाहते हो, डांस एक आर्ट है, डांस सीखना चाहते हो, सिंगिंग सीखना चाहते हो, तो जहाँ भी सीखने के लिए जाओगे आपको कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाएगी। जैसे सिंगिंग के अंदर सारेगामा है, डांस के अंदर डांस के फॉर्म से क्लासिकल होता है, हिप हॉप होता है, बहुत सारे होते हैं, है ना। इसी तरीके से अगर पेंटिंग सीखना चाहते हो तो एंसेंट पेंटिंग के बारे में सिखाया जाएगा कि पहले के ज़माने में पेंटिंग, थोड़ी सी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। हर आर्ट के अंदर जो है थ्योरेटिकल नॉलेज पाई जाती है, एग्जिस्ट करती है। सेम इसी तरीके से मैनेजमेंट के अंदर भी थ्योरेटिकल नॉलेज पाई जाती है, जो कि आप अभी ले रहे हो।
स्कूल लाइफ में या फिर आप कॉलेज लाइफ में आप जो आप मैनेजमेंट के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हो, अभी प्रैक्टिकली तो आप कर नहीं रहे हो ना, प्रैक्टिकल तो आप बाद में करोगे जब आपकी जॉब लगेगी, ठीक है। तो अभी जो नॉलेज ले रहे हो वो थ्योरेटिकल नॉलेज है। तो थ्योरेटिकल नॉलेज की एग्जिस्टेंस होती है आर्ट में भी और मैनेजमेंट में भी। क्लियर हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। व्यक्तिगत योग्यता का अनुसार उपयोग होता है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, है ना। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन के अंदर क्या कह रहा है कि जो आर्ट होती है ना, उसके अंदर हर पर्सन अपने अपने हिसाब से कला को निर्धारित करता है, कला को परफॉर्म करता है। अब जैसे मान के चलो, अगर इन्होंने डांस सीखा तो वो इनका डांस अलग होगा, इनका डांस अलग होगा, इनका डांस अलग होगा, और मेरा तो बिल्कुल ही अलग होगा। समझ में आई बात, ठीक है। मतलब क्या है कि डांस जो है या फिर कोई भी कला है, किसी का भी कोई भी कला होती है, वो सबकी अलग अलग होती है। अगर मैं पेंटिंग कर रहा हूँ तो मेरी पेंटिंग अलग होगी, आप लोग पेंटिंग करो तो आपकी पेंटिंग अलग। मतलब क्या है कि इसके अंदर जो है पर्सनलाइज्ड नेचर होता है, इसे आप किसी और से नहीं करवा सकते हो। सेम इसी तरीके से जो मैनेजमेंट जो होता है ना, वो भी पर्सनलाइज नेचर का। बता चुका हूं तुमको पहले कि मैनेजमेंट के अंदर भी हर बंदा अपने अपने हिसाब से मैनेजमेंट करता है। तो मैनेजमेंट जो है इसके अंदर भी पर्सनलाइज्ड नेचर का होता है ये भी, ठीक है। हर बंदा, हर मैनेजर जो है उसकी अपनी अपनी क्वालिटीज होती है, अपने अपने एक्सपीरियंस होता है, और उसके हिसाब से वो मैनेजमेंट करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं जी, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। समझिए जी, आर्ट जो होती है वो प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी के बिहाफ पर होती है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा वो आप उसमें निखार आएगा, वो और ज़्यादा डेवलप होती जाएगी और अच्छी क्वालिटी की होती जाएगी। पेंटिंग हो गई, चाहे डांस हो गया, चाहे कोई कला हो गई, ठीक है। उस कला में क्या करना होता है, आपको प्रैक्टिस करनी होती है, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, उसमें आपको एक्सपीरियंस और ज़्यादा बढ़ता जाता है। समझे, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी के बिहाफ पर है। आप जितने ज़्यादा क्रिएटिव होंगे उतना ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। सेम फीचर मैनेजमेंट में पाया जाता है। मैनेजमेंट के अंदर भी जो मैनेजर जो होगा वो जितना ज़्यादा मैनेजमेंट करता जाएगा, जैसे जैसे आगे एक्सपीरियंस लेता जाएगा, उसके और ज़्यादा काम अच्छा होता जाएगा। अपने तरीके से हर बंदे का अपना अपना होता है, क्रिएटिविटी उसके अंदर जैसी होगी उसके हिसाब से वो क्रिएटिविटी के हिसाब से अब मैनेजमेंट कर सकता है। तुमने देखा होगा कुछ मैनेजर जो है 2 ही साल में कंपनी को बहुत ऊंचाई पर ले जाते हैं, और कुछ मैनेजर जो है वो 10-10 साल तक लगे हुए पर नहीं कर पा रहे हैं। जो जितना ज़्यादा क्रिएटिव होगा, जो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन होगा, वो उतना ज़्यादा अच्छा काम कर पाएगा। समझ आई बात, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके ब्याप पे मैं ये कह सकता हूँ कि आर्ट जो होता है वो क्या, मैनेजमेंट जो होता है वो क्या होता है, एक तरह का आर्ट होता है, ठीक है। कंक्लूजन पढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रबंध जो है, मैनेजमेंट जो है, वो एक साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस इसलिए है क्योंकि उसके सारे फीचर्स जो है मैच करते थे, ठीक है। सिद्धांत जो है वहाँ के यहाँ पे मैच करते थे, सिद्धांत के जो फीचर्स होते थे, जबकि आर्ट के भी जो है फीचर जो है यहाँ पे मैच करते हैं, ठीक है। तो ये जो आर्ट के तौर पे जो है मैनेजमेंट एज अ आर्ट भी कहना संगत है, मतलब कि एक वेरीफाइबल है, ठीक है, सही है। और मैनेजमेंट एज अ साइंस भी कहना सही है, ठीक है। मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। पेशे की पहली विशेषता यह है कि पेशेवर व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। एक स्पेसिफिक नॉलेज होती है इसके अंदर, ठीक है। प्रोफेशन वाले को स्पेसिफिक नॉलेज होती है, जैसे डॉक्टर प्रोफेशन है, उसको एक स्पेसिफिक नॉलेज है। वकील, उसको एक स्पेसिफिक नॉलेज है, ठीक है। सेम इसी तरीके से मैनेजर को भी एक स्पेसिफिक नॉलेज होती है कि मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। हाँ बोल। जो प्रोफेशन होता है उसके अंदर जो है एक स्पेसिफिक नॉलेज होती है, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, ठीक है, उनके पास। एग्जाम्पल लेके लोगे, जैसे आपका MBBS डॉक्टर हो गया या फिर लॉयर हो गया, इनके पास क्या है, एक स्पेसिफिक नॉलेज होती है, ठीक है ना। जबकि मैनेजमेंट जो होता है इसके पास भी स्पेसिफिक नॉलेज होती है किस तरीके से मैनेजमेंट को परफॉर्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। समझिए, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब होगा कि प्रोफेशन के अंदर हर कोई एंटर नहीं कर सकता। इसके अंदर एंट्री जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है। आपको एक प्रोसीड्योर से गुजरना पड़ता है, आपको कुछ कोर्स करने पड़ते हैं, एग्जाम के लिए करने पड़ते हैं, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, तब आपके बाद उसके बाद आपको उसको लाइसेंस मिलता है। जैसे डॉक्टर है तो पहले वो मेडिकल के एग्ज़ाम क्लियर करेगा, फिर मेडिकल का कोर्स करेगा पूरा,
ठीक है, MBBS की डिग्री लेगा, उसके बाद उसे प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस करने के बाद उसका लाइसेंस मिलेगा उसको, और उसके बाद जाकर के वो प्रोफेशनल बनता है। समझे बात? ऐसे ही MBBS के अंदर भी होता है, और MBBS बोल रहा हूँ, ऐसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी होता है। मैनेजमेंट में आप एजुकेशन लेते हो, ठीक है, एजुकेशन लेने के बाद आप प्रैक्टिस पे जाते हो, प्रैक्टिस पे जाने के बाद एक आप अच्छे खासे मैनेजर बन पाते हो, ठीक है। हालांकि इसके अंदर कोई लाइसेंस नहीं होता है, ठीक है, बट इसके अंदर भी एक तरीके से रेस्ट्रिक्टेड ही एंट्री हो गई, क्योंकि बाकी के जो अदर पीपल है जो इस प्रोसीड्यूर से गुजर के नहीं आए, वो उतना अच्छा नहीं कर सकते जितना आप अच्छा कर पाओगे। समझ में आई बात? तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। तीसरा पॉइंट क्या है जी? पेशेवर संघ, प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है इसका। समझो जी, प्रोफेशनल एसोसिएशन पेशेवर संघ होता है। जिस प्रोसीड्यूर से आप गुजर के आप एक प्रोफेशनल बनते हो, उसके लिए एक वेल एस्टेब्लिश्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। समझ में बात? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है जो आपको ये बनाता है। जैसे अगर डॉक्टर बनना है तो आपको MBBS बनाएगा, चार्टेड अकाउंटेंट बनना है तो आपके ICAI बनाएगी। समझ में आई बात? लॉयर बनना है तो इंडियन लॉ बोर्ड बनाएगा आपको। समझ में आई बात? सेम इसी तरीके से अगर मैनेजर बनना है तो आपको IIM बनाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आई बात? ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि इसके लिए, इन कोर्सेज के लिए, इनको इन प्रोफेशनल को बनने के लिए, या इनको ये जो है ख्याति, ये जो नाम है, ये पाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, कि आपको उस इंस्टीट्यूशन से जाकर के जो प्रोसीड्यूर वो कहते हैं उसको फॉलो अप करना पड़ता है, और तब जाकर के आप जो है ये बनते हो। ठीक है, तो इनके पीछे एक पेशेवर संघ होता है, उस संघ के द्वारा ही चला जाता है। फ्यूचर में अगर आप कुछ गलत काम करते हो, ठीक है, कुछ आप कोड ऑफ कंडक्ट के बाहर जाकर के कोई काम करते हो, तो आपका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है इनके द्वारा, या आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है इनके द्वारा। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जी, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? सॉफ्ट रूल्स होते हैं कि आपको इस तरीके से चलना है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में बताया जाता है कि जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो आप एक कंपनी की डिटेल्स दूसरी कंपनी को कभी भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। उसके बहुत सीक्रेट फाइल्स होते हैं, बहुत सीक्रेट्स होते हैं जो कि आपकी कंपनी, बहुत सारी कंपनियों के पास आपके पास होते हैं, तो आप किसी दूसरी कंपनी के साथ शेयर नहीं करेंगे। ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, आप कोई स्कैम नहीं करेंगे, कुछ गलत खर्चे को आप सही खर्चा नहीं दिखाएंगे, इस तरीके से। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है। सेम मैनेजमेंट के अंदर भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं कि आप सोसाइटी के लिए काम करेंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए मन से काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपना पर्सनल बेनिफिट देख रहे हैं, ठीक है, पर्सनल बेनिफिट देखिए, पर ऐसा ना हो कि पर्सनल बेनिफिट की आड़ में आप कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा रहे हो। ठीक है, ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। सर्विस मोटिव, जो प्रोफेशन होता है वो सर्विस मोटिव से किया जाता है। ठीक है, जो डॉक्टर होते हैं, लॉयर होते हैं, क्या सेवा ही तो कर रहे हैं। समझ में? सेम इसे मैनेजमेंट भी तो सर्विस मोटिव से ही की जाती है, सेवा ही की जाती है, सेवा दी जाती है, की नहीं आती है, सेवा दी जाती है।